स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में आप सभी अध्ययन करने वाले मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का आप हमारे साथ हमेशा यूं ही अध्ययन रहे कर रहे हो तो हमें बड़ी खुशी की बात है। हमारी कक्षाएं निरंतर चल रही है तो आपसे जो भी कमेंट में भी हमें अच्छे उत्तर मिल रहे हैं। तो इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं हमारे काव्य के बारे में। ये काव्य का प्रकरण है वो अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। हम एक एक दो दो उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से इसकी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काव्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार नहीं आप 2-4 बार इसका जरूर दोहरान करें। दोहरान करने से जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। तो आप ज़रूर हमारे द्वारा संचालित कक्षाओं का उपयोग लें। जो भी विद्यार्थी है पढ़ने वाला उनको भी आगे भेजे। जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करें काव्य के विभिन्न दोषों के बारे में। पहले हमने विभिन्न दोषों को उदाहरण सहित पढ़ा है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मैंने आपसे आग्रह भी किया है कि आप विभिन्न दोषों के अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री है या जो कोई भी है उससे इनके विभिन्न दोषों का अध्ययन करें। ज़्यादातर अध्ययन करने से ये जो स्थायी है जो हमारे समझ में नहीं है वो आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आज दुष्क्रमता दोष के बारे में। तो मैंने पहले भी कहा है कि काव्य दोष है वो उनके नाम से ही पता चलता है कि काव्य में कौन सा दोष हो सकता है। दुष्क्रमता है अर्थात ऐसे शब्दों का काव्य में प्रयोग करना जो शास्त्र विहित क्रम के अनुसार सही नहीं है, जिससे काव्य में दुष्क्रमता आ गई है। पढ़ते हम परिभाषा जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो, अर्थात जो हमारे शास्त्रों में जिन चीज़ों का क्रम के अनुसार वर्णन किया गया है और यहाँ पर जहाँ कवि के द्वारा जो काव्य लिखते समय उन चीज़ों की गलतियाँ की गई है या उल्लंघन किया गया है, अनदेखा किया है, वहाँ दुष्क्रमता दोष होता है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ मन को अंत में रखना चाहिए था क्योंकि मन का वेग खगराज के वेग से अधिक होता है। खगराज है वो पक्षियों का राजा होता है, अर्थात उसकी गति उड़ने में तेज होती है। लेकिन मन भी है वो शास्त्रों में क्या माना गया, चंचल माना गया। वो स्थिर नहीं रहता है, वो एक समय में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी जाता है। इसलिए यहाँ पर मन का वेग है वो खगराज के वेग से अधिक होता है, इसलिए ये यहाँ पहले आना चाहिए था। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। तो इस प्रकार यहाँ मन को अंत में रखना चाहिए था, खगराज का वेग लजाया। तो आशय ये है कि जब कवि लोक या शास्त्र में प्रचलित कर्म के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है। तो कई बार हमने भी हिंदी के महान विद्वान है वो शास्त्रों के विरुद्ध क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कर्म के अनुसार सही नहीं होता है। तो तुलसीदास जी भी है, उन्होंने अपनी रामचरितमानस में भी कई गलतियां की है, लेकिन वो शास्त्र के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर क्या हो जाती है, गलती हो जाती। तो कवि भी है वो क्या कर देते हैं, कभी जो कहते हैं ना कि जब समय अच्छा नहीं होता है तो कभी भी क्या है वो महान से महान विद्वान व्यक्ति भी अपनी काव्य में क्या कर देता है, गलतियां कर देता है। तो शास्त्र के विरुद्ध जो शब्दों का प्रयोग करता है तब वहां पर दुष्क्रमता दोष आ जाता है। इस प्रकार हमने इसके उदाहरण के माध्यम से इनको जाना। अब हम जानते हैं अप्रीतत्व दोष। अप्रीतत्व दोष से ही पता चलता है कि जो प्रतीत नहीं है और दोष के रूप में है। जैसे लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रीतत्व दोष होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो शास्त्रों में वर्णन है पर लोक व्यवहार में वो नहीं आए हैं। इसका आशय यही है कि शास्त्रों में ऐसे शब्द हैं लेकिन लोक व्यवहार में
उन्हें किसी प्रकार की या प्रचलन में वो कभी नहीं आए, ना ही हम उसके आशय से परिचित हैं। तो इसलिए यहाँ पर अप्रतीत, प्रतीत मतलब प्रतीत तो वो है जो शास्त्रों में है और हमारे सामने, वो तो प्रतीत है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे शब्द है और हमारे प्रचलन में वो नहीं है। इसलिए वो अप्रतीत दोष कब हो जाते हैं? जब हमारे सामने आते हैं और हम उनसे अनजान होते हैं, तब उसको, उसके अर्थ को लेकर हमारे अंदर जो अनभिज्ञता पैदा होती है वो अप्रतीत दोष कहलाती है। अब हम समझते हैं इसकी परिभाषा, अर्थात जहां ऐसे शब्द का प्रयोग हो, ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र विशेष में ही व्यवहार में आता है, अर्थात जो विशेष शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्रों में उसका विशेष प्रयोग हुआ है और पारिभाषिक होने से सर्वत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात उसका पारिभाषिक होने के कारण उसका प्रयोग सर्वत्र सभी जगह पर प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो अप्रतीत होने के कारण उसमें जो दोष आता है वो क्या कहलाता है? अप्रतीत दोष कहलाते हैं। जैसे विषमय ये गोदावरी अमृत को फल दे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब कोई भी किसी को भी इसकी व्याख्या करने दे तो वो एक बार इसको पढ़कर यही सोचेगा, विषमय ये गोदावरी, क्या विषमय अर्थात जहर से भरी हुई गोदावरी नदी अमृतन को फल दे, वो अमृता भरे फल देती है। अब ये भी आप सोचने लगे कि विष से भरी हुई नदी और फिर वो अमृता रूपी फल कैसे प्रदान कर सकती है? यहां पर विष शब्द है, ये शास्त्रों में जल के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हमारे प्रचलन में विष को क्या कहा गया? जहर। तो इस अनभिज्ञता के कारण हम यही सोचेंगे कि विश्व में से भरी गोदावरी नदी है वो अमृता रूपी फल प्रदान करती है, लेकिन शास्त्रों में विष है जल को कहा गया है कि जल से भरी ये गोदावरी अमृत रूपी फल है वो प्रदान करती है। इस प्रकार कवियों के द्वारा भी ये दोष जब हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी अच्छी परिभाषा ये है कि शास्त्रों में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है और हमारे सामने जब वो प्रकट होते हैं तो अप्रतीत होने के कारण हम उसको अपने अनुसार ही उसकी व्याख्या करने लगते हैं। जिस प्रकार विषमय गोदावरी अमृत को फल दे, इस प्रकार हमने जान लिया अप्रतीत दोष कहाँ होते हैं। ऐसे जो शब्द है वो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने पर आपके सामने आएंगे, तब आप जरूर देखना, बड़े ही रोचक है। अंत में क्लिष्ट दोष, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठोर, कठिन, कठिनाई से भरा, जिसके उच्चारण करने में बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो कठिन है वो क्या है? कहते हैं ना ये तो बड़ा ही क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए इस दोष का नाम हो गया क्लिष्ट। तो हमारे जो दोषों के नाम से ही हमें पता चलता है कि अप्रतीत से जो प्रतीत नहीं है, दुष्क्रमता में ऐसे शब्दों का वर्णन करना जो शास्त्रों में विहित नहीं है। क्लिष्ट का मतलब कठिन, कठोर। अब हम बात करते हैं क्लिष्ट दोष के बारे में। जहां पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए, जहां पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, बड़ी ही कठिनाई के साथ उसका अर्थ हमें समझ में आता है, तो वहां क्लिष्ट दोष माना जाता है। जैसे खगपति पतितीय पितु वधु, जल समान गुब बेन, हंसवानी रति पिता दल समान है मौन। अब इस काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कठिन है, तो कठिन शब्दों को क्या कहा गया है? क्लिष्ट कहा गया है। इसमें खगपति तथा वाहनी रति प्रिया का अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आए, वहां क्लिष्ट दोष होता है। अर्थात यहाँ पर ऐसे शब्द है जिनका अर्थ हमें बड़ी सोचने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद, समझने के बाद, अर्थात उसमें बड़ी कठिनाई के साथ हमें उसका अर्थ समझ में आए, वो क्लिष्ट दोष होते हैं। अर्थात हमें क्लिष्ट, कठोर, कठिन लगते हैं, और काव्य में जहां पर इनका प्रयोग कर दिया जाए तो काव्य तो समझ में आता ही नहीं। तो हम कहते हैं ये शब्द तो बड़े ही क्लिष्ट हैं,
जो हमें इनका अर्थ आता ही नहीं। तो इस प्रकार काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्लिष्ट दोष कहलाता है। आशा है मेरे द्वारा जो भी उदाहरण बताए गए वो आपको बड़े अच्छे लगे हैं। मैं कहता हूँ 1 से 2-3 बार आप इनका रिवीजन जरूर करिए। और एक बात ये भी कहता हूँ, इससे विभिन्न उदाहरण, आज के समय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है हमारी पाठ्य सामग्री में, तो आप इसके विभिन्न उदाहरण देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने समझ में नहीं आ रहे उन चीज़ों को उसी समय क्लियर करना चाहिए। आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आप पहले से ही तत्पर और तैयार रहे। मैं इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। कल फिर से हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।